ये इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को क्या एकदम पड़ी है कि 52,000 करोड़ इंडियन रुपए की मंजूरी दे दी है दिफाई मंसूबों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद भाई। इंडिया की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये बुनियादी तौर पर इसको हेड करता है इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर। इस वक्त राजनाथ सिंह जो है वो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है, तो वो बुनियादी तौर पर इसको हेड कर रहा था। इन्होंने जुलाई के महीने में ही बुनियादी तौर पर ये 52,000 करोड़ की अप्रूवल दी है अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स के हवाले से। ये कुछ चीज़ें तो काफ़ी देर से पाइपलाइन में थी, ये चाह रहे थे कि उनको इनिशिएट किया जाए और वो चीज़ें भारत के अंदर आएँ। मुझे आपने याद करवाना है, ये जो बुनियादी तौर पर अप्रूवल के बाद जो चीज़ें ये लेने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, इसमें एक अच्छी खबर भी है पाकिस्तान के लिए। अच्छा। और जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, वो यकीनी तौर पर इंडियंस के लिए तो बुरी खबर होगी। वो अगर मैं भूल गया तो आपने मुझे एंड पे याद करवाना है कि भाईजान, वो आपने ठीक कहा है, था कि अच्छी पाकिस्तान के लिए खबर। इसमें अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर क्या है कि भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 52,000 करोड़ की डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स की अप्रूवल दे रही है, तो इसमें पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर क्या हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो चीज़ें इन्होंने तीनों फोर्सेस के लिए, मैं मेजर जो चीज़ें इन्होंने इसके अंदर अप्रूव की हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन इंडियन आर्मी, उसके लिए भी इसमें चीज़ें परचेज की जाएंगी, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के लिए भी और इंडियन नेवी के लिए, यानी जो इनकी ट्राई फोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, उन तीनों के लिए इसके अंदर ये प्रोक्योर करने जाएंगे चीज़ें। तकरीबन 5.45 बिलियन डॉलर्स जो तकरीबन हैं बनते ये हैं। बनते हैं, जो पाकिस्तान के दिफाई बजट का तकरीबन आधा है। ओके। अब आप देखें ये कि गुज़िश्ता साल की पाक भारत जंग में भारत को जो पाकिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद कितना एग्रेसिवली ये परचेज कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट। इन्होंने 40 बिलियन डॉलर्स की रफाल डील की फ्रांस के साथ। फिर रिसेंटली हमने एक अपने पॉडकास्ट के अंदर एमका को अभी डिस्कस किया था, और मैं मुख्तसरन आपको एमका के मुतालिक भी एक बड़ी एक अपडेट देता हूं जो हमने पॉडकास्ट में भी डिस्कस नहीं की बाद में। एमका के प्रोटोटाइप के लिए उन्होंने 3 बिलियन डॉलर्स, तकरीबन 2.7 या 2.8 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो उन्होंने उसकी अप्रूवल दी। और अब ये तकरीबन 5.45 बिलियन डॉलर्स की, यानी तकरीबन ये 50 अरब डॉलर के करीब ये रकम है, जो गुज़िश्ता साल की पाक भारत जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद इन्होंने अपनी चीज़ें परचेज करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस को दी हैं। और S-400 इसके अलावा है। S-400 के तो इन्होंने पहले ही 5.45 बिलियन डॉलर्स जो हैं जी। वो पहले ही दे दिए थे इन्होंने रशिया को 2018 के अंदर, वो इससे अलग हैं। अब इसमें इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने आकाश तरंग सिस्टम्स हैं, ये एडवांस्ड एंटी अनमेंट एरियल व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैकेनिज्म है। ठीक है। अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं है। जितना शोर मैंने इस 52,000 करोड़ की अप्रूवल के बाद भारत की मीडिया में देखा है, गोदी मीडिया पे, मतलब इसमें एक भी सिंगल चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि ओ हो, अच्छा भारत ने ये ले लिया है, भारत के पास अब ये चीज़ भी आ गई। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है। मतलब ये रूटीन की चीज़ें, ये दुनिया की कई फोर्सेस के पास हैं, और इससे बहुत बेहतर चीज़ें जो हैं वो भारत के पास भी हैं और दुनिया की बाकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास भी हैं। अच्छा, उसके बाद ये है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्लेटफॉर्म्स है। ये इन्होंने इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए, अपनी आर्मी के लिए इन्होंने इनकी अप्रूवल दी है। अच्छा, इसमें ये कहते हैं, जो मैंने समझा है, मैं चूंकि इन इक्विपमेंट्स को तो बहुत बारीकी से नहीं समझता, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने इंडियन एक्सपर्ट्स को सुना, ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे जो टैंक है इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसका वो हिस्सा जो निस्बतन कमज़ोर होता है वो उसका अपर डेक होता है। ठीक है। तो उसको जो है ये टारगेट करने की सलाहियत रखता है। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में टैंक्स का उस तरह इस्तेमाल ही नहीं है ही नहीं, जमीनी फौज का तो वो नहीं है किरदार काम। नहीं रहा। तो ये बुनियादी तौर पर सोचे समझे बगैर ये इन प्रोजेक्ट्स के अंदर गरीब भारतीयों का पैसा झोंक रहे हैं, ठीक है। जिनका फायदा कोई नहीं है। हाँ, इसका फायदा क्या किन लोगों को है? इनका फायदा है उन लोगों को जो भारत में भारतीय वजारत उज़्मा के ऑफिस को इन्फ्लुएंस करते हुए भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज को ड्राइव करते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा इनके अपने खांचे भी बीच में लाजमी शामिल इसमें होंगे। अडानीज हैं, इसमें बिल्कुल अंबानीज हैं, बिल्कुल, इसमें और काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गुजराती उन्हीं जो के हैं, थ्रू जाएंगे। मोस्टली जो है वो उन्हीं के पास जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कामिकाजी ड्रोन्स जो हैं, ये टैक्टिकल लोइटरिंग म्यूनिशन है मेंट फॉर क्लोज रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स। अच्छा, ड्रोन से मुतल्लिक नवीद भी, मैंने गुज़िश्ता साल जब पाक भारत जंग का आगाज़ हुआ, 6 अप्रैल की रात भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की, हमारे सिविलियंस को शहीद किया। 4 अप्रैल को मैंने एबीपी न्यूज़ में बताया था कि पाकिस्तान का जो ड्रोन प्रोग्राम है वो क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज वो
भारत को आउट क्लास करेगा। और किया भी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्रोन्स ने किया भी। हमारे ड्रोन्स नई दिल्ली में भारतीय वजारत उज़्मा के दफ्तर के ऊपर फ्लाई करते रहे। हमारे ड्रोन्स गुजरात में जो मोदी का बेस है भारत के अंदर, वहां पर फ्लाई करते रहे, जहां से वो बचर ऑफ गुजरात मशहूर हुआ। हम बहुत सी चीजों को हिट कर सकते थे, इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हम उस खुद से निकाल के इस बेगैरत को मार भी सकते थे, लेकिन हमने एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने का सबूत दिया। तो ये जो इस रीजन के अंदर वो फोर्सेस जिन्होंने अपने आप को इक्विप किया जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक, उनमें ड्रोन टेक्नोलॉजी जिन ममालिक की अफवाज ने उनके ऊपर सबसे पहले काम करना शुरू किया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है सर फहरिस्त है। और इस वक्त हम वो ड्रोन्स जो खुद बना रहे हैं, और हमारा एक दोस्त इस्लामी ममालिक तुर्किया, जिसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया में मानी हुई है, तुर्किया के साथ मिलके अभी हम कुछ ऐसे ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में कुछ चीज़ें तो अभी आ चुकी हैं, और वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक किसी भी फौज के पास वो ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है। और उसमें तुर्किया अकेला काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम आपको ये खबर सुनाएंगे कि उन ड्रोन्स की एक प्रोडक्शन फैसिलिटी पाकिस्तान में भी ऑपरेशनल होगी इंशाल्लाह। फिर चाइना के साथ मिलकर हम जो है वो ड्रोन्स के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये जो कामिकाज़ी ड्रोन्स के हवाले से इन्होंने अपना बजट रखा है, ये ठीक है, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के पास हैं, ये बहुत लेट इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन भारत का जो ड्रोन प्रोग्राम है वो ज़्यादा बेस करता है दूसरों के ऊपर। इनके पास अपनी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे ये उस पाए के ड्रोन्स बना सकें जो जिनके बाद ये हमारे साथ मुकाबला करने का सलाहियत नहीं है। उसके बाद ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, बिल्ट फॉर फ्रंट लाइन डिप्लॉयमेंट। ये बुनियादी तौर पर बहुत ज्यादा इनकी रेंज नहीं होती, ये भी कोई नई चीज नहीं है। देखिए वो एयर से एयर टू पाकिस्तानी जहाजों को तो मार नहीं सके, ठीक है, अब वो कोशिश करेंगे कि जमीन से उनको तो ये बुनियादी तौर पर जो मेरी अप्रोच है कि इसमें ये वो थ्रेट्स जो छोटे थ्रेट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए इन्होंने ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं ये बनाए हैं। अच्छा, और मीडियम रेंज भी हैं। मीडियम रेंज भी हैं। इंडियन नेवी की बात करें, उसमें ये मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस हैं। अच्छा, अब ये माइंस भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं। कुछ जो हैं वो आवाज़ को डिटेक्ट करती हैं समंदर के अंदर, और फिर अकॉर्डिंगली वो जो है वो अपने टारगेट को हिट करती हैं। कुछ जो है वो कॉन्टैक्ट जब होता है तो वो करती हैं। तो ये ग्राउंड माइंस जो हैं ये बुनियादी तौर पर भारत को इसकी ज़रूरत महसूस हुई जब पाकिस्तान और चाइना ने जो हंगूर क्लास अटैक सबमरीन्स का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। लेकिन इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है नवीद भाई कि हमारी जो हंगूर क्लास अटैक सबमरीन है उसके लिए इनकी ये सिस्टम्स काम नहीं आएंगे। एक तो वो जो हमारी सबमरीन है उसकी साउंड बिल्कुल है ही नहीं है, वो डिटेक्ट नहीं हो सकती। फिर हमारी फ्लीट बहुत बड़ी है, तो भारतीय नेवी इस वक्त ठीक ठाक परेशान है। हमने एक पॉडकास्ट में जिक्र भी किया कि हम अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वाइट पॉसिबल मुस्तकबिल करीब में 1971 के बाद एक मरतबा फिर हम बे ऑफ बंगाल में हमने लास्ट में मेरा ख्याल हंगूर को बहुत डिस्कस किया है। हाँ जी, उनको डिप्लॉय भी करें। तो भारतीय नेवी अब ये समझ रही है कि ये टू वे थ्रेट होगा हमारी नेवी के लिए। तो उसके लिए उन्होंने एक तो नेवल शिपबॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ये बुनियादी तौर पर आपकी जो रेंज है उसको बढ़ाता है थोड़ा सा, दुश्मन को लेकर जो आपकी रेंज है। और ये भी सिस्टम्स, ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये ऑलरेडी हमारे पास भी हैं और भी दुनिया की कई नेवीज के पास हैं। अच्छा, एक और बड़ी मिथ है हमारे यहाँ पर, लोग ये समझते हैं कि भारतीय नेवी का साइज बहुत बड़ा है, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो शायद उनकी नेवी हमारे से मजबूत है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्वांटिटी क्वालिटी के ऊपर जो है ना वो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। सेकेंडली, क्वालिटी के बाद आपने चीजों को आपस में किस तरीके से सिंक्रोनाइज करके इंटीग्रेट करके आपने जो प्लेटफॉर्म, जो सिस्टम्स बनाए हैं, जो मल्टीपल चीजों को इकट्ठा ऑपरेट करने की डायनामिक्स हैं, वो सेम पेज पे होने चाहिए। एग्जैक्टली, वो मैटर करता है। अब इंडिया की जो नेवी है उसके बड़े दो थ्रेट्स हैं, एक पाकिस्तान और एक चाइना। चाइना की नेवी बहुत बड़ी है, उनके पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है, उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, हमारी नेवी छोटी है। अच्छा, फिर ये भी एक चीज़ है, हमारी देखें कोस्ट लाइन जो है वो अराउंड 1050 समथिंग किलोमीटर्स की है, भारत की 11,000 किलोमीटर की है, यानी हमसे 11 गुना ज़्यादा।
10 गुना ज्यादा। अब 10 गुना ज्यादा है तो उसको हमसे 10 गुना ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए अपनी कोस्ट लाइन को सिक्योर करने के लिए। तो इसलिए वो अब क्वालिटी की बजाय वो क्वांटिटी पर फोकस करते हैं और ऐसी चीजें वो बनाते हैं या ऐसी चीजें वो खरीदते हैं जिनकी कोई अदरवाइज अगर मैदान जंग में आकर उनकी सलाहियत देखे तो वो कोई नहीं होती। लेकिन हैदर एक चीज बताएं, चले नेवी के लिए तो समझ आता ही है, उनकी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है। आप मुझे ये बताएंगे जो उन्होंने एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर टैंक्स खरीदा है, ये जिसके लिए मनसूबाबंदी की गई है और इतने पैसे रखे गए हैं, अब तो दुनिया को पता है कि टैंक्स तो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं और हमने रिसेंटली देख भी लिया, सारी मिसाइलों की, जहाज़ों की जंग थी, तो व्हाई दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन टैंक्स? मैंने बताया ना कि ये ब्लाइंड स्पेंडिंग है इनकी। ये वो स्पेंडिंग है गरीब भारतीयों का वो पैसा जिसको ये अगर बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें तो भारतीय दिफा को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड स्पेंडिंग है इनको। ये इनकी हर जो डिफेंस डील है उसमें खांचे पकड़े गए हैं, किक पैक्स का मामला थे उसके अंदर। अच्छा, इनकी नेवी से मुतालिक जो मैं आपको बता रहा था, ये जो एक मिथ है, पाकिस्तान की नेवी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी वाइज भारतीय नेवी से बहुत एडवांस्ड है। और यही रीजन है कि हमारी नेवी का गलबा डे 1 से 1960s में जब हमने फर्स्ट जो है वो सबमरीन ली थी, तब से लेके आज तक हमारी नेवी की डोमिनेंस रही है भारतीय नेवी पर। वो साइज में बिल्कुल बड़े हैं हमसे, लेकिन हमारे लोगों ने जिस तरीके से अपनी नेवी के मामलात को तरतीब दिया है, भारतीय नेवी हमारी नेवी का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखती। अब देखिए, इंडियन नेवी, आप ये स्पेंडिंग जो कर रहे हैं इतनी इन चीजों पर, आप इंटीग्रेट करें अपनी फोर्सेस को। जितने शर्मनाक हादसात भारतीय नेवी के साथ हुए हैं, यानी सबमरीन खड़ी है, खड़ी खड़ी सबमरीन डूब गई है, सबमरीन्स आपस में टकरा गई हैं, शिप्स आपस में जो है वो खड़े खड़े जो है वो टकरा गए हैं, या आपस में इनकी चीजें, इनका कोई तालमेल ही नहीं है। और पाकिस्तान की नेवी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई हादसा तारीख में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान की नेवी का ने। फिर आप गुज़िश्ता चंद बरसों की बात करें, देखें 4 सबमरीन्स तो हमने इनकी पकड़ के इनको वापस दी हैं। 4 सबमरीन्स जो ये अपने तौर पे बड़े बहादुर बने थे, बड़े फन्ने खान बने थे, सबमरीन्स लेकर जब हमारी तरफ आए तो हमने 4 डिटेक्ट करके, दुनिया की तारीख में ऐसा कोई वाक्य नहीं है, 4 हमने पकड़ के इनको कहा कि यार बगैरत के बच्चों को वापस लेके जाओ, नहीं तो हमें हमारे से तबाह बर्बाद करवा लोगे, हमें पता नहीं है। वो हमने उनको बता दिया ना। और 2025 की जंग में भी जिस वक्त पहलगाम का वाकया हुआ था, सबसे पहली फोर्स जो डिप्लॉय होगी थी वो पाकिस्तान की नेवी थी पानियों में, और भारतीय नेवी को पता था कि उनकी एक एक हरकत के ऊपर हमारी नजर है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, कमिंग बैक टू ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो जो एक अच्छी चीज इसमें मुझे लगी है वो प्रोपल्शन टेस्टिंग फैसिलिटी है। ये डेडिकेटेड लैंड बेस्ड सेंटर है, बिल्ड टू टेस्ट एंड एवेल्युएट फ्यूचर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स। अच्छा, इसमें ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का टाइम खत्म हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं चीजें, क्योंकि इसमें साउंड ज्यादा है, ये डिटेक्ट जल्दी हो जाती हैं। तो अब दुनिया नई टेक्नोलॉजी की तरफ चल रही है, जिस तरह हम लोगों ने हंगूर क्लास अटैक सबमरीन्स के केस में किया। तो उस एतबार से देखें तो ये टेक्नोलॉजी का फायदा कोई नहीं है, ये कर लें काम उसके ऊपर, जब ये करके आएंगे तो समंदर बुर्द होंगे। जो हम लोगों ने INS कुकरी के साथ किया था या किरपान के साथ किया था, वही हम इनके साथ करेंगे। अब आज इंडियन एयरफोर्स, ये फिक्स्ड विंग हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स, ये बुनियादी तौर पर इनका प्लान है कि कोई 20 या 40 किलोमीटर की हाइट पे, यार ख्याल 20 किलोमीटर की हाइट पे एक ड्रोन की तरह की सैटेलाइट होगी, ठीक है, जो लाइट वेट होगी, 20 किलोमीटर हाइट पर वो रहेगी। फॉर मंथ्स इनका प्लान है कि वो महीनों तक वहां पर रहे, रेगुलर सर्विलेंस के लिए, रेगुलर सर्विलेंस के लिए। वो इनकी नेवी भी इस्तेमाल करेगी, इनकी एयरफोर्स भी इस्तेमाल करेगी, इनकी आर्मी भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि अब तो ये जितनी ड्रोन फैसिलिटीज हैं वो हर मुल्क की फौज, लेकिन 20 किलोमीटर पे तो हम बड़े आराम से उनको ठा कर देंगे, एग्जैक्टली कर देंगे। लेकिन ये इनका प्लान ये है कि ये फॉर मंथ्स ये फ्लाई कर सके, सर्विलेंस कर सके। ये बेसिकली अटैक के लिए नहीं है, ये सर्विलेंस के लिए ये सैटेलाइट्स जो हैं ये प्लान कर रहे हैं। ये सैटेलाइट्स नहीं, सूडो सैटेलाइट्स हैं। और अभी जो इसकी टेस्टिंग हुई है वो तकरीबन 8 किलोमीटर की हाइट तक हुई है, और ये कोई 3 किलोमीटर की हाइट पे हुई है, और 8 घंटे की इसकी फ्लाइंग थी। लेकिन इनका प्लान है कि इसकी फ्लाइंग जो है वो फॉर मंथ्स हो,
और एटलीस्ट 20 किलोमीटर्स की हाइट तक जो है ये अच्छा, ये जो सैटेलाइट्स हैं ये पाकिस्तान के पास भी हैं और दे कैन फ्लाई अप टू 75 किलोमीटर्स। तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो शोर भारतीय मीडिया पर सुनाई दे रहा है ना कि भारत ने ये 52,000 करोड़ की अब ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स भारत करने जा रहा है, तो पता नहीं क्या इनसे जो है वो बंदोबस्त पाकिस्तान का भारत करने जा रहा है। अब मैंने आपको आगाज में कहा था कि एक इसमें अच्छी चीज़ है। अच्छा, अभी उसको अपने पास रखें, अभी मैं अच्छा। पूछता हूँ। पहले मुझे ये बताएं कि ये जो इनकी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये किस बला का नाम है? इसकी थोड़ी फॉर्मेशन, इसका हेड जो है वजीर दिफा है, क्या है? अच्छा, बेसिकली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इसमें इनकी तीनों आर्म्ड फोर्सेस के लोग और इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इसको चेयर करता है, वो इसको हेड करता है। ये प्रपोज करती हैं फोर्सेस के यार हमें इतने सालों में ये चीज़ें जो हैं हमारी रिक्वायरमेंट है, फिर ये वेट करते हैं उसको, उसके ऊपर जो है वो बाकायदा बैठकर सार जोड़ा जाता है कि कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी पर रखनी है, कितना बजट है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इनिशियली ली जा सकती हैं, किसको अगले फेज में रखें। तो इस तरह ये मिलकर फिर फैसला करते हैं। ये जो 52,000 करोड़ के हवाले से बात है उसमें कह रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देर डिस्कस नहीं हुई। उनकी आर्म्ड फोर्सेस जो थी वो बहुत एग्रेसिव थी इस हवाले से कि बस फौरी तौर पे हमें ये चीज़ें चाहिए कुछ ले दो। और उसमें जो इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें मेजॉरिटी चीज़ें जो लेने का फैसला किया गया है या बनाने का फैसला किया गया है ये वो थी जहां पर लूप होल्स रहे उनके गुज़िश्ता साल की पाक भारत जंग में। ठीक है, मैंने आपको ड्रोन्स का तो बिल्कुल बताया भी। फिर लेकिन ये टैंक्स इतने सारे खरीदी जा रहे हैं, उनके लिए चीजें खरीद रहे हैं, तो वो तो अच्छा हमने देखिए, टेक्नोलॉजी लेना तो कोई वो मसला बात नहीं है, ठीक लेकिन है। आपको वो टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए जो आगे फ्यूचर वॉर्स में जिनका काम हो। जिस तरह अभी एक अप्रोच ये है कि जो अभी तक की जंगें हैं इनमें एयर फोर्सेस का बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार है। पहले ग्राउंड फोर्सेस थी ना, जब आपकी फोर्सेस जो है वो ग्राउंड ऑपरेशंस करती थी, एक मुल्क की फौज जो है वो दूसरे मुल्क के अंदर दाखिल हो गई, तो उसमें अब ये वाली चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। गुज़िश्ता साल की जंग में एयर फोर्सेस का बड़ा कलीदी किरदार था। मुस्तकबिल की जंगों में कह रहे हैं कि मिसाइल्स का बड़ा रोल होगा और पाकिस्तान ने जो अपनी रॉकेट फोर्स बनाई है, पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है। हमने फतह 1 और फतह 2 के तो जलवे दिखा दिए थे इनको। फतह 3 और फतह 4 भी हमारे कामयाब टेस्ट हो चुके हैं। फतह 5 भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब टेस्ट हो चुका है और फतह 5 की रेंज जो है दैट इज अप टू 1000 किलोमीटर्स। हम इससे आगे भी जाना चाहें हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक तो है। जो मुस्तकबिल की जंगें हैं उनमें ये जो स्पेंडिंग भारत कर रहा है इनका थोड़ा बहुत जरूर किरदार रहेगा, ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन इतनी स्पेंडिंग का इनके ऊपर फायदा नहीं अच्छा, है। मुझे ये बताएं कि ये जो इतनी स्पेंडिंग की जा रही है इसमें जो उनके हाल ही में तैनात हुए हैं आर्मी चीफ प्लस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनके हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मुझे लगता है उनकी ख्वाहिशात भी इसमें शामिल हैं कि वो होता है ना, एक नया एसएचओ आता है, वो कहता है कि मुझे नफरी भी दे दो, 4 गाड़ियां भी दे दो, इतनी गने भी दे अच्छा दो। नहीं, लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये चीजें कुछ अर्सा पहले से चल रही थी, उनकी इनपुट भी इसमें 100% शामिल होगी क्योंकि देखिए ना, आपके इदारे का एक नया सरबराह है, उसने अपने तरीके से प्लान किया कि मैंने चीज़ों को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, उसकी अपनी प्लानिंग होती है, तो उसकी इनपुट ज़रूर इसमें शामिल होगी। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो गुज़श्ता साल की जंग के बाद भारत सोच रहा था कि यहाँ पर हम लोगों ने मार ज़्यादा खाई है, इन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन भारत ये नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल की जंग में अपनी सलाहियतों का 10-15% इनके ऊपर वाजे किया था, बाकी चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बास्केट में पड़ी रही हैं। अब हम उससे और आगे का सोच रहे हैं और आगे की चीज़ें बना चुके हैं, ला चुके हैं, खुद बना चुके हैं इंडिजिनसली। चलें, अल्लाह ना करे कि एक और जंग हो, लेकिन अगर एक और जंग हो गई और हमने उनको फिर इसी तरह ठोका, नहीं, अब तो हम इस तरह नहीं ठोकेंगे, ये मैं इससे आपको आगे यहाँ पे जाके अब जो उनकी ठुकाई होगी वो ऐसी होगी कि अभी तो 1 साल से ज्यादा हो गया ना वो जख्म चाट रहे हैं, उनकी नस्लें चाटती रहेंगी वो जख्म। वैसे ये हाल करेंगे हैदर, इंशाल्लाह आपकी इस बात मुल्क सही में। है, लेकिन मुझे वहाँ के जो इंडियन लोग हैं ना, उन पे थोड़ा तरस आता है कि बेशक इसके कि वो इतने पैसे उन पे खर्चे हैं, वो पाकिस्तान से आप हारने के देखिए, बाद वो 82 जंग के करोड़ ऊपर 50 बनाए जा रहे लाख हैं। भारतीय वो हैं जो गवर्नमेंट के राशन के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। 82 करोड़ 50 लाख, पाकिस्तान की आबादी को 3 गुना कर दो, उससे भी ज्यादा। 72 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जिनके पास वॉशरूम की बेसिक फैसिलिटी नहीं है। ये आलम है। फिर ग्लोबली भारत की क्या रेपुटेशन है वो तो फिर किसी पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बड़ा जिक्र करते हैं ना, और हमारे लोग भी बड़ा ना इसको, कुछ हमारे भी दोस्त हैं जो कंपैरिजन में आके बातें बड़ी करते हैं। यार आलम ये है, मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ,
दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा शेंजन वीजा की रिजेक्शन इंडियंस की है, इंडियंस की है। US F1 वीजा की रिजेक्शन इंडियंस की है। कनाडा के रिजेक्शन वीजा जो है इनकी परसेंटेज वो 74% रिजेक्शन इस वक्त हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त इनका जो वीजा है उसकी प्रोसेसिंग टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मुल्क के लिए तो वो इंडिया इंडिया के के लिए है। लिए। तो ये आलम है, दुनिया रिजेक्ट कर रही है इंडियंस को, दुनिया इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। नो डाउट भारत को एक बड़ी मार्केट होने की वजह से कुछ एज है। अब मैं आ जाता हूँ वापस, जो मैंने आपको आगाज में कहा कि खुशखबरी। पाकिस्तानियों के लिए इसमें एक अच्छी जी। चीज, देखिए पाकिस्तानियों के लिए इसमें अच्छी चीज ये है कि ये जो 52,000 करोड़ इन्होंने अप्रूव किया ना, इसमें इन्होंने कहा कि हम 95% चीजें भारत में बनाएंगे। चलें ठीक है। चलें बाहर से कुछ चीज़ लेके आएंगे, उसकी कोई थोड़ी सी क्वालिटी भी होगी। हाँ। अब जो चीज़ें भारत में बनेंगी आप उससे किस क्वालिटी की तवक्को करते हैं? तो ये मैं समझता हूँ कि पहले तो ब्लाइंड स्पेंडिंग, इन्होंने पुरानी चीज़ें, वो चीज़ें जो दुनिया में अब मुख्तलिफ अफवाज उनसे बहुत आगे जा चुकी हैं, ये पीछे आके वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं। दूसरा ये कि अब वो बनाएंगे खुद, इनकी अपनी जो प्रोडक्शन है उसमें वो क्या इनकी हालत है, जो हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं बड़े आके हमारे कमेंट्स में आके हमें बातें भी करते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपने तेजस का हाल देख लें। 1980s में आपने शुरू किया, तकरीबन 40 साल से ज़्यादा उस प्रोजेक्ट को शुरू किए हुए हैं। 7 इंजन्स के साथ आपके 32 या 36 जहाज़ तैयार हैं, जिनमें इंजन 7 थे, 3-4 आप तबाह करवा चुके हैं, और 40-42 साल की तपस्या के बाद आपके तेजस ग्राउंड होकर खड़े हैं, वो चल नहीं सकते। एमका का हमने जिक्र किया था, एमका के लिए इन्होंने फिर तेजस के लिए इन्होंने जो जनरल इलेक्ट्रिक से इन्होंने F404 इंजन्स लिए थे, इसके लिए इन्होंने F414 इंजन्स की उनके साथ डील की। अब जनरल इलेक्ट्रिक्स ने इंजन की प्राइस 3 टाइम्स कर दी है। अच्छा। तो भारतीय इसके ऊपर भी बड़े अपसेट हैं कि यार हम खुद तो इस काबिल नहीं है कि इंजन बना लें। अगर बनाएंगे तो अगले 10-12 साल हमें इसको तैयार करने में, एक बड़े अच्छे जहाज़ को तैयार करने में लग जाएंगे 10-12 साल। मैं नहीं कहता कि नहीं करेंगे, चलें ठीक है 10-12 साल में ये तैयार कर लेंगे। तो 10-12 साल यार, दुनिया तो आज कान की तरफ चली गई है, हाँ तुर्किया जी। कान 6th जनरेशन जहाज़ों की बातें हो रही हैं। तो आप 10-12 साल के बाद अगर 5th जनरेशन जहाज़ तैयार कर लोगे तो तो कौन वो सा तीर किस मारेंगे? मकसद के लिए होगा? वो दोबारा सिर्फ आपका नंबर बढ़ जाएगा कि आपकी फोर्स के पास है। जब आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिर हर शाहीन जो है वो MM आलम की तरह एक एक शाहीन हमारे 5-5 6-6 इंडियन जहाज गिराएगा इंशाल्लाह। चलें आगे चलें। ये इंडिया ने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को क्यों ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया है? इसकी क्या रीजन है? खौफ है उनको? खौफ है बुनियादी तौर पर। देखें दो चीज़ें, एक तो सिप्री की रिपोर्ट आई, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी ये जो रिपोर्ट आई उसमें एक तो उसने ये बताया पाकिस्तान और भारत के हवाले से कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो अभी भी 170 हैं। ठीक है। भारत के गुज़िश्ता साल 180 थे, अब अब 190 हो चुके हैं, यानी 10 वॉरहेड्स जो हैं उसका इसमें इजाफा हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया जो है वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स 12 उनको डिप्लॉय करने जा रहा है ड्यूरिंग पीस टाइम। ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, जो उनका खौफ जाहिर करता है, जो उनका खौफ जाहिर करता है। अच्छा, अब बुनियादी तौर पे इंडिया ने जो डीमिटेड पोस्चर है वो ही रहा है भारत का। उसमें क्या है कि आपके जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं और आपके वॉरहेड्स ये इकट्ठे रखे ही नहीं जाते। ठीक है। वो सेपरेटली रखे जाते हैं, फिर जिस वक्त जरूरत पड़े उस वक्त जो है उनको किया जाए। अब इन्होंने 12 जो वॉरहेड्स हैं वो इन्होंने डिप्लॉय करने का फैसला किया पीस टाइम में, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि किस कदर खौफ है इनको। एक तो भारत तब तक, अगर सेन अप्रोच भारत में होगी ना, वो तब तक पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेगा जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि हम भारत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है। आपको एक गैप नज़र आए तो आप फिर जंग का फैसला करते हैं ना। अगर आपको पता हो कि मेरा दुश्मन जो है वो मेरे मुकाबले का है, तो मुकाबले में अगर आप एक थप्पड़ मारेंगे तो आपको भी एक थप्पड़ पड़ सकता है पड़ेगा। या आपका दुश्मन जो है वो आपसे मजबूत है, तो आप जंग करने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे। भारत ने ये गलती की गुज़िश्ता साल, जब उनको लगा कि यार हम लोग तो देखें ना, पाकिस्तान से 10-15 गुना ज़्यादा हमारी डिफेंस स्पेंडिंग है, हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान से 2 गुना से भी बड़ी है, हमारी नेवी 3 गुना से भी बड़ी है, हमारी आर्मी उनकी आर्मी की तादाद से 2 गुना से भी बड़ी है, तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे। फिर हमारे पास रफाल्स हैं, हमारे पास ब्राह्मोस हैं, हमारे पास जो हैं ये सिस्टम्स हैं,
तो हम जो है वो पाकिस्तान में जो है वो तबाही मचा देंगे। लेकिन रिजल्ट ये निकला कि 4 दिनों की जंग में दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को किसी को नहीं थी। और उसके बाद ग्लोबल स्टैचर पाकिस्तान का बढ़ा। फिर 10 तारीख को महज 4 घंटे की जंग में पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटनों पर लाकर बिठा दिया, और फिर उसने तरले मिन्नतें दुनिया से की कि पाकिस्तान से हमारी, ये मैं बात नहीं कर रही, ये दुनिया ये बात कर रही है। तो उसके बाद अब खौफ है भारत के अंदर। दूसरा, यही जो सिपरी की रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि भारत 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स पीस टाइम में डिप्लॉय करने जा रहे हैं, वो ये कह रही है कि 2021 से 2025 के दरमियान भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। पूरी दुनिया, मतलब ये बात करते हैं जी कि हम खुद पता नहीं क्या क्या कुछ बना रहे हैं, और 4 सालों ये में 5 सालों में ये सिपरी की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का दूसरा बड़ा असलहा का इंपोर्टर मुल्क जो है दैट इज इंडिया। और मेजर असलहा ये पाकिस्तान से कहते हैं जी कि हमने जो गुज़िश्ता साल की जंग थी ना, दैट वाज नॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट वाज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की, क्योंकि टर्किश ड्रोन्स भी थे, चाइनीज टेक्नोलॉजी भी थी पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान खुद अपनी टेक्नोलॉजी और अपने उनके पास भी तो सारे इजरायली भाई बात ये है कि तुम्हारे पास ड्रोन्स इजरायली और अमेरिकन थे, तुम्हारे पास जहाज रूसी और फ्रांसीसी थे, तुम्हारे पास जो दूसरा असलहा था वो भी तुमने मगरिब से और रूस से खरीदा हुआ था। तो ये बुनियादी तौर पर एक और अटेम्प्ट थी जाहिल भारतीयों को मजीद फुद्दू बनाने की कि भाई देखो हम तो अकेले पाकिस्तान से लड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि हर इंडियन कह रहा था ना कि भाई और $90 बिलियन तुम्हारा बजट है, $10 अरब उनका बजट है, उन्होंने तुम्हें ऐसा क्लास का फेंटा लगाया है कि तुम लोग मुंह उठाने के लायक नहीं रहे। तो ये फिर तसलियां, नहीं भाई ये तो इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, ये चाइना के खिलाफ भी थी। अब ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा असलहा भारत ने इस पैच में रशिया से खरीदा, और अब जो नया असलहा ये खरीद रहे हैं अगली डील्स, जिनमें कुछ ये ड्रोन्स भी खरीद रहे हैं अमेरिका से, ये फ्रांस, इजराइल और अमेरिका, ये इन तीनों ममालिक से भी ठीक ठाक असलहा खरीद रहे हैं। अब ये हो गई सेकंड लार्जेस्ट ये आर्म इंपोर्टर है। फिर ये अपने दिफाई बजट के अंदर भी इजाफा करते जा रहे हैं। एक तो ये बजट है ना जो अप्रूव करते हैं, फिर अगले साल के मुकम्मल होने से पहले ही उस बजट के अंदर इजाफा भी कर देते हैं। मैंने आपको एक पॉडकास्ट में बताया था कि इनका जो अप्रूव्ड बजट है ये उसके अलावा 10-15 अरब डॉलर्स रखते हैं अपनी प्रॉक्सीज के लिए, जो ये टीटीपी को देते हैं, जो ये जमातुल अहरार को देते हैं, जो ये बीएलए को देते हैं, जो ये अब अफगान तालिबान को दे रहे हैं। तो ये जो इनका डिफेंस बजट है इसके अंदर भी ये इजाफा करते जा रहे हैं। सेकेंडली ये वो चीज़ें परचेज कर रहे हैं जिसके ऊपर भारतीय भी आज सवाल करें, यानी जनरल बख्शी जैसा बंदा अगर कहे कि एमका इज अनदर कॉस्टली मिस्टेक ऑफ इंडियन एयरफोर्स, और मेजर गौरव आर्या जैसा बंदा कहे कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तो अब खुद अंदाजा लगाएं कि फ्रस्ट्रेशन का आलम के ये दो वो कुत्ते हैं मोदी के जो हर हाल में उसके लिए भौंकते हैं। लेकिन अगर आज वो भी अपने मालिक की तरफ मुंह करके भौंक रहे हैं, इट मीन्स के अब गलतियां नहीं गलतान हो रहे हैं भारत के अंदर, और ये चीजें सेन इंडियंस अब डिस्कस कर रहे हैं। प्रवीण सानी साहब सालों से लगे हुए हैं कि भाई चेंज योर अप्रोच, अगर तुम्हें लगता है तुम साइज में बड़े हो, इट डजंट मैटर, मैदाने जंग में क्वालिटी मैटर करेगी, आपकी अप्रोच मैटर करेगी। पाकिस्तान की अप्रोच बहुत क्लियर है, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी बेहतरीन है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस अच्छे अंदाज में ट्रेंड हैं, आप हर जगह लैक करते हो, सिर्फ एक एज है आपको कि आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, आप उनकी यूटिलाइजेशन भी ठीक से नहीं करते। तो ये जो वजूहात हैं, ये सिपरी की रिपोर्ट में ये जो इनके 12 वॉरहेड्स की डिप्लॉयमेंट के बारे में बात है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब उनकी अपनी पॉलिसी में अगर तब्दीली है, इस तब्दीली की वजह वो खौफ है जो इनको अंदाज़ा है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस काबिल नहीं है। मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो तो ये हमारे वॉरहेड्स जो पीस टाइम पे डिप्लॉयड हैं, तो ये हम बुनियादी तौर पर इससे पाकिस्तान को खौफजदा करेंगे। देखो भाई हमारे तो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमने डिप्लॉय किए हैं, तो पाकिस्तान से डर जाए। पाकिस्तान की तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है ही नहीं, हमें तो जब लगा हम भून देंगे और एक एक शहर भुनेंगे हम, अंडमान निकोबार तक, इधर से शुरू होंगे अंडमान निकोबार तक, एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही मचाते हुए जाएंगे, और हमें खौफ नहीं है इस चीज़ का। अल्लाह का बड़ा करम है इस चीज़ का कि हमारी कौम इस हवाले से अल्लाह ना करे वो वक्त है, अल्लाह ना करे वो वक्त। लेकिन देखें
अल्लाह ना करे वो वक्त है, बिल्कुल ठीक बात है, हम खुद पीस लवर्स हैं, इसीलिए गुज़िश्ता साल हमारे पास मौका था ना, हम इनकी फ़िज़ाइया पूरी तहस-नहस कर देते, हम बेड़ा गर्क कर देते इनका। हमने 4 घंटों में इनकी जो रिक्वेस्ट थी अमेरिका के थ्रू, हमने उसको इसीलिए माना कि हम मैच्योर मुल्क हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं खित्ता तरक्की करे। खित्ते में तरक्की तभी होगी अगर मिलकर बैठकर बातचीत होगी, हाँ। इश्यूज को हम टेबल पर रिजॉल्व करेंगे। अगर अप्रोच घटिया रहेगी कि पाकिस्तान के खिलाफ ही नैरेटिव रखना है, पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाना है और फिर उसको इंतखाबात में कैश करना है, अपनी पब्लिक को उस नहज पर लेकर जाना है कि वो भी कहें जी कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी, तो भाई फिर हम तो तुम्हें जूती की नोक पे नहीं लिखते। हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस का, अपने लोगों का पता है। यहाँ पे फिर हमारी सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तो भारत का मुकाबला नहीं करेंगी ना, एक एक पाकिस्तानी अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका बेड़ा गर्क करेगा। और उसमें अगर अल्लाह ना करे नौबत आई तो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक हमारे मिसाइल भी इनको मार करने की सलाहियत रखते हैं, वो इनको पता है। और ज़रूरत पड़ी तो ये फिर 12 है या 120 है या 180 है मैटर या नहीं करता। 1800 है, वो फिर मैटर नहीं करता। अच्छा, चलें आगे चलें। ये इंडियन रियासत मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम खातून को ऑनलाइन थ्रेट किया जा रहा है कि हम आप जान से मार देंगे। ये बड़ा सेकुलर इंडिया होने का दावेदार है मोदी भी और पूरी बीजेपी। ये क्या चक्कर क्या है? ये भाईजान बुनियादी तौर पर मध्य प्रदेश की एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं तबस्सुम खान, जो मुसलमान है। जो मुसलमान हैं, और उनको ये धमकियां दी जा रही हैं कि हम तुम्हारा रेप कर देंगे, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। और क्यों? 2022 में एक वाकया पेश आया जिसमें एक मुसलमान की मॉब लंचिंग हुई। एक नज़ीर अहमद नामी 50 साल नौजवान मर्द था, इंडियन था, जो मवेशियों को कैरी कर रहा था एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे। तो वहाँ पर गौ रक्षा वाले बड़े तंजीमें मुतहरिक हैं जो बुनियादी तौर पर गौ की रक्षा के नाम पर भारत से बीफ की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है उसमें वो अपना किरदार अदा करते हैं। तो उन्होंने डंडे और लाठियाँ और गन्स को जो है वो सामने लाकर उन्होंने उस व्हीकल को रोका। उन्होंने नज़ीर अहमद को भी गाड़ी से नीचे खींचा और उसके साथ जो 2 मुलाजिम, जो ड्राइवर होगा और एक उसका हेल्पर होगा, उनको भी निकाला और वहाँ पर उनको मारना शुरू किया। इतना मारा कि नज़ीर अहमद जो है वो उस हादसे में उसका इंतकाल हो गया। मॉब ने उसको मारा, मॉब लिंचिंग बुनियादी तौर पर हुई। अब उस केस में 14 मुल्ज़िमान जो थे वो अरेस्ट हुए और उन 14 मुल्ज़िमान को मध्य प्रदेश की अदालत ने, ये तबस्सुम खान की कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उसके हवाले से इसके ऊपर प्रेशर था कि आपने इन 14 लोगों को जो है वो ये सज़ा नहीं देनी, आपने इनको बरी करना। और भारत के अंदर ये जो प्रेशर है, ये आप ये ना समझें कि कोई वहाँ का बदमाश उठ के ये प्रेशर डाल रहा है, ये वहाँ की हुकूमत प्रेशर डाल रही है। ये लोग अभी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट से जिनका जो फैसला हुआ है, आप देखिएगा आगे जाके इन लोगों की सजाएं माफ हो जाएंगी। जो तो इन्होंने हमने मादी में भी देखा है एक्सप्रेस के वाकये में जो कुछ किया इन्होंने, बिल्कुल। उसके बाद जो मालेगांव ब्लास्ट केस की कल्प्रिट जो थी, उसको तो बीजेपी ने टिकट देकर दिल्ली से लोकसभा का मेंबर बना दिया, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसके ऊपर मालेगांव ब्लास्ट की मरकजी मुलजिम थी। साबित हो गया था कि ये उसकी कल्प्रिट है, लेकिन इंडियन जुडिशरी का आलम ये है कि साबित होने के बाद उसको बाइज्जत उस केस से बरी किया और वो बीजेपी की टिकट पर लोकसभा की मेंबर भी बनी। तो ये भी जो 14 लोग हैं, ये आगे जाके ये बाहर निकल आएंगे, क्योंकि भारत में मुसलमान के ऊपर तशद्दुद करना, मुसलमान को मारना, मुसलमान खातून के चलते उसके चेहरे से उसका निकाब खींच लेना, कोई ज़ईफ़ शख्स जा रहा है उसकी दाढ़ी खींचना, मॉब इकट्ठा होके अपनी मर्जी से उनको मार दे, ये जुर्म मैटर ही नहीं करते वहाँ की अथॉरिटीज़ के लिए। लेकिन आप एक चीज़ देखें ना कि ये मुस्लिम जज खातून जो है, इनको क्यों नहीं रियासत या जो उनकी अपनी रियासती हुकूमत है वो ही प्रोटेक्शन फ्राहम नहीं कर रही? जो ऑनलाइन उनको थ्रेट कर रहे हैं, आप उनको पकड़े। क्योंकि रियासती हुकूमत बुनियादी तौर पर उन लोगों की सरपरस्ती करती है जो ये मॉब लिंचर्स हैं, जिनको ये सज़ा सुनाई गई है। आपकी स्टेट पॉलिसी है कि मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाओ और मुसलमानों के अंदर डिवाइड क्रिएट करो, क्रिश्चियंस के ऊपर जुल्म करो, पारसीज के ऊपर जुल्म करो, सिखों को उनकी पहचान ना। तो जब आपकी स्टेट पॉलिसी है, फिर अभी तो आरएसएस काम कर रही है ये घर वापसी मुहिम के, जी तुम लोग दोबारा सारे हिंदू बनो अगर भारत में रहना है, यानी अपना मजहब तब्दील करो।
उसके लिए वो प्रेशर डालते हैं, जुल्म करते हैं कि शायद ये दबाव में आके ये कर लें, पाकिस्तान चले जाओ, ये धमकियां। मतलब ये तो कोई भी भारत में ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसको जिंदगी में कभी ना कभी ये ताना दिया हो कि जाओ तुम पाकिस्तान दफा हो जाओ। आप ये देख लेना 2022 की जो मॉब लिंचिंग थी, जिसमें मेरे ख्याल है हजारों मुसलमानों को शहीद किया गया था वहां पे, उसकी कोई इंक्वायरी 2002 नहीं की, हुई। 2002 की जी। लेकिन 2002 ऑनवर्ड्स ये पूरा पैटर्न है। Yes. खास तौर पे 2014 से लेके अभी हम 2026 में हैं, भारत में मॉब लिंचिंग के बेतहाशा वाकयात हुए हैं, और इन बेतहाशा वाकयात के अंदर सजाएं नहीं सुनाई गई लोगों को, बावजूद इसके कि उनकी वीडियोस में वो क्लियर था कि कौन है मारने वाले, लेकिन उनको नहीं मारा गया। उनको उल्टा रियासती जो है वो उनको फैसिलिटीज स्टेट ने प्रोवाइड की, क्योंकि वो उसी एजेंडे पर काम कर रहे थे जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज की अप्रोच थी, जो हिंदुत्व का प्रचार करके भारत में मोदी हुकूमत जो है वो जाहिल भारतीयों के वोट लेती थी। उसके लिए ये एक चीज थी कि मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को दबा दो। हिंदूज जो है वो फिर आरएसएस की जो पॉलिसी है, जो मैंने आपको बताया भी कि अब तो वो घर वापसी मुहिम भी उनकी चल रही है कि तमाम लोग ये दोबारा हिंदू मजहब की तरफ वापस आए। तो अब ये जो उनकी जज हैं तबस्सुम खान, इनको वो रेप की धमकियां भी दे रहे हैं। और भारत के हवाले से आपको यकीनी तौर पर पता होगा, हमारे इंडियन व्यूअर्स को भी पता होगा, लेकिन मैं फिर भी उनको बता देता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खवातीन के लिए गैर महफूज मुल्क भारत है। इसको रेपिस्तान कहा जाता है, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो सैकड़ों की तादाद में, और ये वो मामला है जिसमें अनरिपोर्टेड केसेस ज्यादा होते हैं। इवन उनका जो कैपिटल दिल्ली है वो ही उस हवाले से मशहूर है, उनके बड़े शहर। और रेप का वो मामला है जिसमें मल्टीपल रीजंस की वजह से मेजॉरिटी केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। तो जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनकी बुनियाद पर यह चीज सामने आई है कि भारत मुसलमानों के लिए सबसे गैर महफूज मुल्क है। इवन कई ममालिक ने, जिस वक्त वो भारत में उनका कोई सिटीजन जो है वो ट्रेवल करता है, तो जो उनको वहाँ पे गाइडलाइंस दी जाती हैं उनमें कहा जाता है कि ख़वातीन ने अकेले ट्रैवल नहीं करना, इतने बजे के बाद आप लोगों ने ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि ये ग्लोबली अब ये चीज़ पता है सबको कि ये रेपिस्तान है। ये हिंदुस्तान जो है ये बुनियादी तौर पर रेपिस्तान है, ख़वातीन के लिए सबसे गैर महफूज है, और फिर अबव ऑल माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा गैर महफूज है। तो ये जो तबस्सुम खान है, आपको हो सकता है आने वाले दिनों में कोई खबर मिले कि इनको रेप करके मार दिया गया, अल्लाह ना। और अगर ऐसा होगा तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। ये 14 जो मुल्ज़िमान हैं जिनको उन्होंने उम्र कैद की सजा सुनाई है, ये भी आगे चल के बरी हो जाएंगे। और अल्लाह ना करे अगर तबस्सुम खान साहिबा के साथ भी इस तरह का कोई जुर्म होता है, कोई जुल्म होता है उनके ऊपर, उनके कल्प्रिट्स को भी सजाएं नहीं मिलेंगी। ये मैं आपको, हाँ, ये गवर्नमेंट अगर तब्दील हो जाती है तो आपको अप्रोच में एक स्लाइट शिफ्ट दिखाई देगा, ज्यादा शिफ्ट फिर भी नहीं। ये नहीं आप कांग्रेस से ये तवक्को ना करें कि अगर कभी कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी तो वहां पर मुसलमानों के लिए या दीगर माइनॉरिटीज के लिए चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये तो यकीनी है कि इससे हालात बहुत बेहतर हो जाए, इसकी निस्बत हालात बेहतर चले। अल्लाह मियां वहाँ के मुसलमानों को इस जुल्मों से तमाम पूरी दुनिया में सबके लिए दुआ करते हैं। हिंदूज जो हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, सब जो है पूरी दुनिया में जहां जहां पर जिस जिस मजहब के लोग हैं वो सेफ रहें। चलें एंड पे चलते हैं। ये पाक फौज का जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शबान जारी है, इसमें 120 से ज़ायद तो जहन्नम वासिल हो चुके हैं, क्या अपडेट्स हैं इस पे? अच्छा, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि हम वो क्लिप भी यहाँ पे सबसे पहले दिखाएं जो गुज़श्ता हफ्ते का हमारा पॉडकास्ट था। उसमें मैंने ये कहा था कि जब हम अगली दफ़ा बैठेंगे तो ये नंबर 90 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अप्रोच क्लियर है। एक का बदला एक से नहीं लिया जाएगा, एक का बदला कम से कम 10 से लिया जाएगा। पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी ऐसे एलिमेंट को जो पाकिस्तान में फसाद बर्पा करने की कोशिश करे, दहशतगर्दी करे, हमारे सिविलियंस को शहीद किया जाए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को शहीद किया जाए, एक का बदला 10 से लिया जाएगा। और अब वो पॉलिसी नहीं होगी कि नहीं चले ठीक है यार, एक मौका और दे दें। बहुत मौके दे दिए, अब जब तक बाज नहीं आएंगे तब तक किसी मौके की गुंजाइश नहीं। ज़ियारत के अंदर जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ, हमारे 9 पुलिस एहलकार जो है उसमें शहीद हुए और 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। एक तो इस चीज को जहन में रखें कि ये 15 पे सिलसिला खत्म नहीं होगा, ठीक है। आने वाले दिनों में एग्रेसिवली हिट किया जाएगा इंडियन प्रॉक्सीज को, आइदर दे आर इन पाकिस्तान और इन अफगानिस्तान, ठीक।
एग्रेसिवली हिट किया जाएगा। और 9 हमारे जवान शहीद हुए। आप नंबर जहन में रख लें, आने वाले दिनों में जब हम दोबारा काउंटिंग करेंगे तो कम से कम 90 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल करेंगे। 15 हो गए, मजीद अब 75 जो है वो कम से कम 75 जहन्नुम हासिल होंगे। 5 जुलाई से अभी तक जो बलूचिस्तान के अंदर हमारा स्पेसिफिक ऑपरेशन, अच्छा इसमें जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है या उससे पहले जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, ये वो नंबर नहीं है, शामिल नहीं है, ये सिर्फ बलूचिस्तान की कार्रवाई। तो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हमारी फोर्सेस जो हैं वो बहुत एग्रेसिवली हिट कर रही हैं इनको। हम पहले भी बहुत सी जगहों पर हमारे पास इंटेलिजेंस होती है कि यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं, लेकिन ये दहशतगर्द इस कदर बुज़दिल हैं कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात करने के बाद ये चले जाते हैं सिविलियंस के पास। ये उनको एज अ शील्ड, प्रोटेक्शन शील्ड जो है, ये ह्यूमन शील्ड यूज़ करते हैं। तो उसमें बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो हैं, लेकिन इसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है कि इसमें जो है वो कोलेट्रल डैमेज ना हो, सिविलियंस इसका निशाना ना बने। जो दहशतगर्द है सिर्फ उसको वासिल जहन्नुम किया जाए। और इस वक्त तक भारत की जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 90 कहा था, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने 120 से ज़ायद जो हैं उनको वासिल जहन्नुम कर दिया है। ये सिलसिला जारी रहेगा। और अब जो एक अप्रोच है, पहले क्या होता था, ऑपरेशन किया, चीज़ें बेहतर होगी, ऑपरेशन ख़त्म हो जाता था। अब एक अप्रोच जो बड़ी क्लियरली सामने आई है वो ये है कि आखिरी दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल करने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो 120 हैं, ये 120 से ज़्यादा नंबर भी हमारे पास होंगे। हम मज़ीद जो दहशतगर्द हैं वहाँ पे उनको इंशाल्लाह हमारी फोर्सेस कामयाबी से एलिमिनेट कर रही हैं और कुर्बानियाँ भी दे रही हैं। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वो लोग जो हमारे जो अपने कुछ सियासी फ़ायदों के लिए इस वक्त के हालात कोई जो संजीदगी है उनका बल्कि दोबारा करूँ, हमारे लोग कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। और मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और वो लोग जो इन हालात के अंदर भी वो ज़बान बोल रहे हैं जिसमें इस मुल्क के अंदर हालात मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा है, बड़े समझदार लोग, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, बड़े समझदार लोग जिनकी पब्लिक के अंदर जो है वो बड़ी से है, वो लोग हमारी आर्म्ड फोर्सेस के शहदा से मुतल्लिक जिस अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको शर्म आनी चाहिए, उनको अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको शहदा से माफ़ी मांगनी चाहिए, शहदा के ख़ानदानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने घरों में आज भी महफूज हैं तो उसकी बड़ी वजह यह है कि ये लोग जो जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, वो हमारी अल्लाह ताला ने उनको ये जो काम दिया है हमारी हिफाजत का, वो उसको बड़ी बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। बेशक, तो बेशक। वो लोग, वो ज़बानें जो ये सब कुछ कर रही हैं, उनको थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए और कौम से और शहदा के ख़ानदानों से माफ़ी मांगनी चाहिए।